आज कहानी एक ऐसे दिल से बेखौफ और जबान से तीखे गायक की जिसने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। बिना तेरे ना एक पल हो ना बिन तेरे। बात एक ऐसे गायक की जिसके गानों के प्रति जुनून ने सारे संगीत के दायरों को तोड़ दिया। दुनिया झूठी लगती है, सपना सच्चा। असम का एक ऐसा सिंगर जिसे भगवान समझकर पूजा गया। जाने क्या जाने मन बावरा अखियन मेरे। कौन था असम के छोटे से जिले से आने वाला एक लड़का जिसने 38,000 गाने गाकर बना दिया था रिकॉर्ड और एक रात में ही रिकॉर्ड कर दिए थे 16 गाने। लाल 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 दिखे है मुझको। हम बात कर रहे हैं सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर और एक रिबेलियन पर्सनालिटी वाले लाखों दिलों की धड़कन जुबिन गर्ग की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ सही चलने और तमाम शोहरत के बीच अचानक एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर लोग सब कुछ छोड़कर लाखों की संख्या में पहुंच गए अपने चहीते गायक के आखिरी दीदार को। कैसे स्कूबा डाइविंग करते हुए जुबिन पानी में ऐसे कूदे कि वापस सिर्फ उनका शरीर ही आ सका। कौन है वो लोग जिन्होंने जुबिन को जान से मारने की धमकी दी थी? क्या ये महज एक हादसा था या फिर हत्या? और वो कौन से ऐसे सवाल हैं जिन्हें सुनकर हर कोई कह रहा है कि ये हत्या नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का नतीजा है। जानेंगे सब कुछ और जुबिन की मौत की गुत्थी भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहें वीडियो के अंत तक। जुबिन के मौत से जुड़े सवालों की ओर जाएं उससे पहले आइए जान लेते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में। नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में आऊंगा। जुबिन का जन्म 18 नवंबर 1972 को असम के तिनसुकिया जिले में हुआ था। म्यूजिशियन जुबिन मेहता के नाम पर जुबिन का नाम पड़ा। जुबिन के पेरेंट्स के दिल में कला के प्रति एक कोना हमेशा से था। उनके पिता मोहिनी मोहन बोर ठाकुर एक मजिस्ट्रेट और कवि रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने नाम से अपना काम नहीं छापा। उन्होंने अपने लिए एक पेन नेम चुना, कपिल ठाकुर। जुबिन की माँ इली बोर ठाकुर एक सिंगर और डांसर थीं। वो ही जुबिन की पहली गुरु बनी। माँ ने शुरू में ही अपने बेटे के सुर भांप लिए, उन्हें संगीत सिखाना शुरू कर दिया। जुबिन ने कभी भी गायकी में फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। हालांकि उन्होंने बचपन में करीब 11 सालों तक तबला और असमी लोक संगीत सीखा। जुबिन गर्ग ने तामुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बी बरुआ कॉलेज में साइंस में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया था। अपने म्यूजिक करियर पर फोकस करने के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। फिर आया साल 1992। इस साल एक यूथ फेस्टिवल में सोलो परफॉर्मेंस के लिए जुबिन ने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। इसी साल उन्होंने अपना डेब्यू असमी एल्बम अनामिका भी रिलीज किया। इस एल्बम ने उन्हें अपने करियर का पहला मेजर ब्रेक थ्रू दिलवाया। उनके पहले रिकॉर्ड किए गए गाने तुमी जुनू पारिबा हुन और तुमी जुनाकी हुबाक 1993 में रिलीज हुए और एल्बम ऋतु में दिखाई दिए। उन्होंने जापुनोर जुर, जुनाकी मोन, माया और आशा जैसे एल्बम भी रिलीज किए। मुंबई जाने से पहले उन्होंने अपना पहला बिहू एल्बम उजान परिति लॉन्च किया जो कमर्शियली सक्सेसफुल रहा। 1995 में गर्ग मुंबई चले गए और अपने इंडी पॉप एल्बम चांदनी रात के साथ शुरुआत की और फिर जलवा, यूं ही कभी, जादू और स्पर्श भी रिलीज किए। उन्होंने गद्दार, दिल से, डोली सजा के रखना, फिजा और कांटे जैसी फिल्मों में अपनी आवाज दी और अपने सारे होली रे जैसे हिट गाने दिए। गर्ग ने 2003 में बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री की जिसमें मोन, शुधु तुमी, प्रेमी, चिरोडनी तुमी जे अमर, मोन मानेना, रोमियो, पोरन जय जोलिया रे और पगली तोरे रखबो एडोर जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए। बंगाली ट्रैक में जोन मानेना, पिया रे, ओ बंधु रे, लागे ना भौलो, जे देसे चेना जाना, मोन टोके दिलम, चोखेर जोले और टोके है भी लागचे शामिल है। बॉलीवुड में 2006 में आई गैंगस्टर के गाने या अली से उन्हें सफलता मिली जिसके लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का GIFA अवार्ड दिया गया। इसके बाद उन्होंने क्रश 3 के दिल तू ही बता, दम मारो दम, राज 3 का क्या राज है, चांदनी रात के अखियां है या कोई, पाकीजा, मुद्दा के सपना सारे जैसे बेहतरीन गानों में अपनी आवाज दी। साल 2000 में तुमी मोर मथु मोर नाम की एक असमी फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में पहली बार जुबिन
डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे। वो फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे थे। जुबिन इससे पहले म्यूजिक वीडियोस में एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन ये पहला मौका था जब वो फुल फ्लेज्ड फिल्म कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मोन जाई नाम की फिल्म की। ये 4 बेरोजगार लड़कों पर केंद्रित कहानी थी, जिसे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। जुबिन ने अपने एक्टिंग करियर में अलग अलग रोल किए। म्यूजिक से इतर जुबिन मार्शल आर्ट में भी ट्रेंड थे। वो किक बॉक्सिंग किया करते थे। ये कला अपनी फिल्मों में भी लाए। अपनी फिल्मों में जहाँ भी एक्शन या स्टंट की गुंजाइश होती तो जुबिन खुद ही उसे परफॉर्म करते। हिंदी ऑडियंस भले ही जुबिन को चुनिंदा गानों से जानती हो, लेकिन उन्होंने अपने करियर में 27,000 से ज्यादा गाने गाए थे। दिन भर सोने वाले जुबिन रात को ही काम करते थे और इतना काम करते थे कि एक ही रात में 16 गाने रिकॉर्ड कर डाले। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर जुबिन गर्ग की मौत एक हादसा थी या फिर हत्या। लेकिन जुबिन को किससे खतरा था, अगर इस बात को समझना है तो सबसे पहले अच्छे से समझना होगा कि असम का इतिहास क्या है। साल 1874 में असम एक अलग प्रांत बना। जब भारत आजाद हुआ तो असम इसका एक हिस्सा बन गया। असम में लोगों को 3 श्रेणियों में जनजातीय, गैर जनजातीय और अनुसूचित जाति में बांटा गया। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। साल 1979 में राज्य में विद्रोह की शुरुआत होती है। मांग की जाती है कि असम को भारत से अलग किया जाए। ये मांग उठाने वाले कौन थे? इसका जवाब है उल्फा, यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। उल्फा का कहना था कि असम हमेशा एक राष्ट्रीय पहचान से जूझता रहा है और वो पहचान इसे भारत का हिस्सा बनकर नहीं मिल सकता। इसलिए वो लोग असम को अलग देश बनाना चाहते थे और उनका हथियार थी हिंसा। राज्य में किडनैपिंग हुई, बम धमाके हुए, लोगों की हत्याएं की गईं। इस तरह के विरोध की न्यूज सबसे पहले कला पर किए हमले से पड़ती है। उल्फा के सख्त निर्देश थे, कोई भी असम का कलाकार हिंदी या बांग्ला में नहीं गाएगा। अगर उन्हें परफॉर्म करना है तो सिर्फ असमी भाषा में ही करना होगा, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बहुत लोगों को उनके आगे घुटने झुकाने पड़े, मगर एक आदमी था दिल से बेखौफ और जबान से तीखा, नाम से जुबिन। जुबिन असमी के अलावा हिंदी और बांग्ला में भी गाते। उन्हें उल्फा की तरफ से धमकियां मिलने लगी। वो बात अलग है कि जुबिन ने उन्हें घास तक नहीं डाली। उनका 2 टूक जवाब था कि जो कर सकते हो वो कर लो। ऐसे थे जुबिन गर्ग, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर और डायरेक्टर। उनका एक और परिचय है, दिल से लेफ्टिस्ट, चार्ली चैपलिन के भक्त, डॉन कॉर्लियोनी के शिष्य और एक प्राउड असमी। यही एक वजह रही है कि जुबिन के दुश्मन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, जिससे जुबिन या तो अनजान थे या फिर बेपरवाह। लेकिन उनकी मौत में इन लोगों का हाथ है या नहीं, ये तो समय आने पर ही पता चल जाएगा। उधर असम सरकार ने भी मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी है, जिससे ये शक और गहरा गया है कि क्या वाकई में असलियत में महज ये हादसा था या कुछ और। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए जुबिन गर्ग की मौत हो गई। लेकिन ये बात इतनी आसान भी नहीं है। मौत से जुड़े कई सवाल ऐसे हैं जो अब भी अनसुलझे से लग रहे हैं। जैसे, क्या उन्हें किसी षड्यंत्र के तहत सिंगापुर ले जाया गया था? जब वो पहली बार स्विमिंग के दौरान लाइफ जैकेट पहने हुए थे तो दूसरी बार वो बिना किसी सुरक्षा उपकरण के क्यों तैराकी करने गए? जब वहाँ पर इतने लोग मौजूद थे तो किसी ने भी उन्हें डूबते समय तुरंत क्यों नहीं बचाया? कैसे इतनी भीड़ और सुरक्षा के बीच भी उनकी मौत डूबने से हो गई? स्कूबा डाइविंग दुनिया का सबसे सुरक्षित वाटर एडवेंचर होता है। इसमें जिन्हें तैरना भी नहीं आता है वो भी प्रोफेशनल की मदद से समुद्र के नीचे तक जा सकते हैं। ऐसे में प्रोफेशनली ट्रेंड लोगों के होने के बावजूद भी इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ लापरवाही कैसे हो गई? सवाल तो बहुत हैं जिनके जवाब ना तो अभी मिले हैं और ना ही इससे ये मौत की सामान्य वजह झलकती है। जो भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि जुबिन अपने पीछे चाहने वालों की काफी लंबी भीड़ छोड़ गए हैं। उनकी मृत्यु से असम सहित पूरा देश सदमे में है। असम में तो लोग अपनी जमीन के बेटे की आखिरी झलक पाने के लिए सड़क जाम कर रहे हैं। कोई उनकी फोटो के सामने रो रहा है, कोई सड़क पर बेसुध हो गया। असम सरकार ने जानकारी दी कि लोग जुबिन के पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकते हैं। उनके आखिरी दर्शन के लिए 15 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए। ये जुबिन का असर रहा, इसलिए उन्हें सिर्फ या अली गाने वाले जुबिन कहना बेमानी होगा। जुबिन गर्ग की कहानी क्या थी, वो आदमी असम के लोगों के लिए देवता कैसे बना, इसको भी जानते हैं। अपने जुबिन दा को याद करने के लिए लोगों ने पूरा राज्य बंद करवा दिया। लाखों का हुजूम रोता बिलखता सड़कों पर उतर आया। मूल रूप से हिंदी पट्टी में रचे बसे आदमी के जहन में ख्याल आ सकता है कि इस दिन में कलाकार पहले भी हुए, फिर जुबिन में ऐसा क्या खास था? एक लाइन में इसका जवाब ये है कि जुबिन हर सेंस में उस मिट्टी के लाल थे। जोरहाट में पैदा हुए जुबिन कम उम्र में ही गुवाहाटी आ गए थे। उनके साथ बस 2 ही अमानत थी, एक साइकिल और दूसरा उनका कीबोर्ड। इस कहानी को असम में किसी लोक कथा की तरह सुनाया जाता है कि कैसे साइकिल पर सवार उस लड़के ने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया। हालांकि जुबिन को सिर्फ इसी कारण से वहाँ इतना प्यार नहीं मिलता।
उन्हें जितना अपनी मिट्टी से मिला वो हमेशा उसके आभारी रहे। जितना मिला उससे कहीं ज्यादा लौटाने की कोशिश की। वहाँ के कलाकारों और खिलाड़ियों की आर्थिक और हर संभव मदद की। जब असम बाढ़ से लड़ रहा था तब जुबिन जमीन पर उतरकर लोगों के बीच आए, मोर्चा संभाला और मदद पहुंचाई। खुद फुटबॉल मैच खेले ताकि चैरिटी से आने वाले पैसे से लोगों का भला हो सके। जब राज्य में एंटी CAA प्रोटेस्ट हुए तब जुबिन उसकी सबसे मुखर आवाज में से एक बने। अपनी प्रिविलेज की मदद से लोगों की बात को स्टेज तक लेकर गए। कोविड पैंडेमिक में जब व्यवस्था लचर हो रही थी तब उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। अपनी 2 मंजिला घर को पूरी तरह से कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया। आज असम जुबिन के ऐसे ही योगदानों को याद कर रहा है। वो याद कर रहा है उनके गाने मायाबिनी को, नम आंखों के साथ उसे गुनगुना रहा है। साल 1919 में दिए एक इंटरव्यू में जुबिन ने कहा था कि मेरी एक फैंटेसी है कि जब मैं मरूं तो पूरा असम ये गाना गाए। इस गाने में किरदार बता रहा है कि वो इतने लंबे वक्त से तूफानों में घिरा रहा कि अंधकार उसका साथी हो गया। आज जुबिन नहीं है मगर ये गाना है, उनकी कला है, उनका काम है। बतौर आर्टिस्ट, बतौर इंसान उनकी एक रिच लेगेसी है जो समय के अंतिम पहर तक रहेगी। बॉलीवुड सिने बायोग्राफी की पूरी टीम उस महान कलाकार को श्रद्धांजलि देती है। मिलते हैं फिर किसी बायोग्राफी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।